मोर काल पढ़ा रहे थे आपको। अब मोर काल के अंदर कुछ व्यवस्थाओं के बारे में और देख लेते हैं कि मोर काल में कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी। सम्राट अशोक का हम पढ़ा रहे थे, सम्राट अशोक के बारे में, तो देखते हैं कि उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो जो अशोक की धम्म यात्रा की जानकारी है, अशोक की धम्म यात्रा की जानकारी कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है राहुलोवाद। राहुलोवाद जो होता है, राहुलो सूत्र पुस्तक होती है, उसके अंदर अशोक के धम्म यात्रा की पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अशोक की जो धम्म यात्रा थी वो किस पर आधारित थी? अशोक की धम्म यात्रा जो थी वो किस पर आधारित थी? तो वो थी स्वयं नियंत्रण पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? स्वयं नियंत्रण पर आधारित थी। मतलब दूसरों की कमियों को देखने से अच्छा है कि आप अपनी ही कमियों को देखें। ठीक है ना। और देखते हैं इसमें धम्म यात्रा में क्या क्या चीज़ें थी। तो इसमें अशोक का कहना यह था कि देखो भैया, सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यवादी रहो। अशोक का मानना यह था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यवादी रहो, और अपने आप में एक पवित्रता होना चाहिए, मन के अंदर एक पवित्रता होना चाहिए। फिर साधुवादी विचारधारा होना चाहिए। साधु संत कैसे होते हैं? दयावानी होते हैं, तो साधु संत की विचारधारा वाले व्यक्ति होना चाहिए। फिर दान और दया, ये भी एक स्वभाव होना चाहिए। दान और दया, लोगों के कल्याण के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और माता पिता की आज्ञा जो होती है, उनकी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यह अशोक की विचारधारा थी। ठीक है ना। देखो, धम्म का मतलब कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है ना। तो धर्म ये सब विचारधारा को ही बोलते हैं, इसी को धम्म यात्रा बोलते हैं। इसके बाद अशोक ने कहा था कि ब्राह्मण और भिक्षुकों का हमेशा क्या करें? सम्मान करें, आदर करें उनका। और जो दास होते हैं या सेवक होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रति भी आपको एक अच्छा भाव रखना है, आपको एक उदार भाव उनके प्रति भी रखना चाहिए। मतलब अशोक का जो नीति थी, जियो और जीने दो की नीति अपनाने के लिए अशोक हमेशा प्रेरित करता था। जियो और जीने दो। तो जो मोर वंश में जो अब अर्थव्यवस्थाएं थी, उसके बारे में भी देख लेते हैं, कैसी कैसी अर्थव्यवस्था थी। तो मोर काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो उस समय भैया कृषि था और पशुपालन था। क्या था? कृषि और पशुपालन मुख्य स्रोत था। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था उस समय? मोर काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो वो था कृषि और पशुपालन। ठीक है। तथा कारखाने भी थे, क्योंकि अतिरंजी खेड़े में क्या मिल गया था हमको? लोहा मिल गया था। और जब लोहे मिल गए थे तो हमने लोहे के हथियार वगैरह बनाने भी चालू कर दिए थे, तो लोहे के कारखाने भी हमने खोले थे। ठीक है। इसके बाद शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। यहाँ पर चाणक्य जो थे शिक्षा देते थे। ठीक है ना। ये दुनिया की, पूरी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ली है। और गांधार में एक राजा थे आम्बिक, है ना, उनने भी शिक्षा ली है। तो दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था ये तक्षशिला। सरकारी भूमि को क्या कहते थे? जो सरकारी भूमि होती थी उसको मोर काल में क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था मोर काल में। और निजी भूमि को भाग कहा जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। कृषि टैक्स जो है उस समय अलग अलग लगता था। कृषि टैक्स भी जो है उस समय अलग अलग लगता था। 1/4, 1/6 इस टाइप की चलिए, मतलब कृषि के टैक्स भी उस समय। धार्मिक कर जो लगता था, धार्मिक टैक्स जो लेते थे, धार्मिक टैक्स, उसको क्या कहते थे? धार्मिक टैक्स को कहते थे बलि। धार्मिक टैक्स को बलि कहा जाता था। चारागाह, यहाँ पर जानवर चरते थे, चारा वगैरह, तो चारागाह को क्या कहते थे? चारागाह को वेदित कहते थे। वेदित, चारागाह को वेदित कहा जाता था। अकाल के समय, मोर काल में जब अकाल पड़ जाता था, तो अकाल के समय किसी को भी टैक्स नहीं देना होता था।
विक्री कर कितना लगता था? 10% लगता था विक्री कर। और देखें मोरकालीन मुद्रा, मोरकालीन जो मुद्रा थी उसे क्या कहते थे भैया? पर्ण बोलते थे। चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? पर्ण बोलते थे। मुद्रा की जो जांच करने वाले अधिकारी होते थे, मौर्य काल में मुद्रा की जांच करने वाले अधिकारी को रुद्र दर्शन कहते थे। रुद्र दर्शन मतलब जो सिक्के होते हैं, मुद्रा होती है, उसको चेक करते हैं। जैसे कि अभी कौन है? गवर्नर है हमारे यहाँ पर। उस समय क्या होते थे? रुद्र दर्शन होते थे। सोने के सिक्के को स्वर्ण कहते थे, और क्या कहते थे? और निष्क कहते थे। सोने को सिक्के को, सोने का जो सिक्का होता था उसे स्वर्ण और निष्क कहा जाता था। जो मिलावटी चांदी होती थी, मिलावटी चांदी, उसको कार सर्पण कहते थे। मिलावटी चांदी के सिक्के जो होते थे उसे कार सर्पण कहते थे। तांबा के सिक्के को भैया, तांबा का सिक्के को क्या कहते थे? उसको मास्क या कागनी कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मास्क या कागनी कहा जाता था। मौर्य काल भैया, मौर्य काल में संगठन भी हुआ करते थे। तो प्रमुख संगठन जो होते थे वो 3 प्रकार के प्रमुख संगठनों की चर्चा है। तो शिल्पकारों का जो संगठन होता था, शिल्पकारों का जो संगठन होता था, जो मतलब बड़े जो होते थे उनका जो संगठन होता था उसको सरडी कहते थे, सरडी। और जो व्यापारियों का संगठन होता था, जो व्यापारी लोग होते थे उनके संगठन को निगम कहा जाता था। व्यापारी लोगों के संगठन को मौर्य काल में निगम कहा जाता था। और जो कारवा और जो कबीला होते थे, कारवा और जो कबीला होते थे, उस समय क्या होता था कि कारवा और कबीला के रूप में लोग अपने, जैसे अनाज कोई बेचने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ग्रुप में जाते थे, क्योंकि उस समय लूटपाट बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय जनसंख्या जो है बहुत कम होती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि ये पूरा कबीला जो है सब जो साथ में जाते थे, कारवा लेके चलते थे। तो इससे ये संगठन था एक प्रकार से। कबीला या कारवा क्या था? संगठन था। तो उस समय इसे क्या कहा जाता था? उस समय इसको बोलते थे सार्थवा संगठन। ठीक है, सार्थवा संगठन कहा जाता था। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। किसने लिखी है? चाणक्य ने। इसमें शासन करने की नीति क्या है? शासन करने की नीतियों के बारे में जानकारी दी है। और मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज मौर्य काल में था मेगास्थनीज। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगास्थनीज था, जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका में काय की जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी इंडिका में मिलती है। और अर्थशास्त्र में राज्य कैसे करना है, शासन कैसे करना है, उसकी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है और विष्णु गुप्त भी है। धनानंद के जो मंत्री था उसका मंत्री का नाम था राक्षस। धनानंद के मंत्री का नाम क्या था? राक्षस। मंत्री को अमात्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमात्य। उस समय अमात्य कहते थे। तो धनानंद का अमात्य कौन था? राक्षस था। मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री, बस वही वाली पोजीशन होती है। पुलिस विभाग, उस समय का जो पुलिस विभाग था उसको राक्षस कहा जाता था, राक्षस। और जो कृषि विभाग होता था, मौर्य काल का जो कृषि विभाग होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष मतलब कृषि विभाग। इसके बाद जो टैक्स विभाग होता था उसे सामार्था, टैक्स विभाग को सामार्था कहा जाता था। और जो राजा होता था तो वो सबसे बड़ा न्यायाधीश तो वही होता था, राजा होता था, क्योंकि राजा ही सबको सजा देता था। तो जो न्यायाधीश होता था उसको क्या कहते थे भैया उस समय? धर्म अधिकारी। उस समय राजा को धर्म अधिकारी कहते थे। और जो न्यायालय हैं, न्यायालय में 2 प्रकार से संस्थाएं होती थी, एक तो धर्मस्थली और कंठक शोध। धर्मस्थली में जो दीवानी मुकदमे होते थे,
धन से संबंधित मुकदमे होते थे तो वो कहाँ देखे जाते थे मौर्य काल में, तो धर्मस्थली में देखे जाते थे। और कंठक शोध जो है, कंठक शोध, इस विभाग के अंदर जो है फौजदारी के मुकदमे देखे जाते थे, मतलब मार काट वाले मुकदमे देखे जाते थे। और जिला लेवल के जो अधिकारी होते थे उसको राजूक कहा जाता था। और उस समय गुप्तचर भी होते थे, मौर्य काल में गुप्तचर होते थे। तो उन गुप्तचरों को दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक को संचार कहते थे और एक को बोलते थे संस्था। जो संचार गुप्तचर होता था वो सब दूर घूम घूम करके राज का पता करता था, और जो संस्था गुप्तचर होता था वो एक जगह पर रह करके गुप्तचर का काम करता था। मतलब मान लो कि कोई किराने की दुकान खोल ली और वहीं से सब निगरानी रखना, तो उसको क्या कहते थे, संस्था गुप्तचर। तो जो गुप्तचर को उस समय जो नाम था उसको बोलते थे गुण पुरुष, गुण पुरुष। मौर्यकालीन वास्तुकला भी बड़ी फेमस थी। तो मौर्यकालीन वास्तुकला में लकड़ी के भवन वगैरह बनाने में बड़े बड़े माहिर थे। सिकंदर भी इसीलिए आया था भारत में बड़ाई लेने के लिए, ठीक है ना। तो जो लकड़ी के सामान वगैरह बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्थपत्य कला, स्थपत्य कला। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं, 4 शेर होते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अशोक स्तंभ कहाँ मिला है, तो सारनाथ में मिला है, बिहार में है। और यक्ष और यक्षणी की मूर्ति ये भी मिली है भैया दीदारगंज में। यक्ष और यक्षणी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो दीदारगंज में। और सम्राट अशोक ने कितने स्तूप बनवाए हैं, तो उन्होंने स्तूप बनवाए हैं भैया 84,000 स्तूप बनवाए हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। कितने स्तूप बनवाए हैं, 84,000। चलिए अगला वीडियो कल बनाएंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।